अस्सलाम वालेकुम। आज से हम जावा शुरू करेंगे। अब जावा का एक छोटा-सा हम लोग इंट्रो दे देते हैं कि कब और किसने क्रिएट की थी। जावा जो क्रिएट की गई थी वो 1991 में क्रिएट हुई थी बाय जे जेम्स गोसलिंग फ्रॉम सन माइक्रोसिस्टम, राइट? तो पब्लिक के लिए इसका वर्जन जो अवेलेबल किया गया था, रिलीज़ किया गया था, वो 1995 में फर्स्ट वर्जन इसका रिलीज़ किया गया था, जो कि जावा 1.0 है, राइट? जावा का स्टार्टिंग नाम जो है वो ओक रखा गया था। अगर ओक एक ट्री का नाम है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ओक ट्री मिल जाएगा। और ये काफ़ी फैला हुआ दरख्त है, सही। उसकी शाखें काफ़ी फैली हुई थी ओक ट्री की। बाद में कुछ अरसे इसका नाम चेंज करके ग्रीन रख दिया गया। फिर कुछ अरसे बाद फिर इसका दोबारा नाम चेंज किया गया और एक कॉफ़ी से इंस्पायर होकर इसका नाम जावा रखा गया। तभी ये जावा का जो लोगो है वो एक कॉफ़ी है, राइट? तो हम आज स्टार्ट करते हैं। जावा जावा के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो नेटबीन्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे सॉफ्टवेयर नेटबीन्स। आप माइक्रो बोल रहा हूँ, वीएस कोड भी यूज़ कर सकते हो और साथ में एटम वगैरह जो भी आप वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको करूँगा कि आप नेटबीन्स यूज़ करें या इंटेलिजे इंटेलिजे भी है और इलिप्स भी है हमारे पास, जो कि जावा के लिए यूज़ होते हैं। अब जावा में जो यूज़ होते हैं वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस होती है। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस होती क्या हैं। ऑब्जेक्ट क्लासेस जो हैं वो काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट से मिलकर एक क्लास बनती है, सही है। और काफ़ी सारे क्लासेस मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं, सही है। अब मसला ये कि अब ये समझ में नहीं आता कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। ऑब्जेक्ट हमने अगर सी प्लस प्लस पढ़ी होगी तो आपको पता है कि हम फंक्शंस बनाते हैं, सही है। उसमें फंक्शंस जो बनाते हैं ना, तो अब एक ही जगह पर काफ़ी सारे फंक्शंस का मिलाना वो एक ऑब्जेक्ट कहलाता है, सही है। और काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स मिलकर एक क्लास बना रहे होते हैं हमारे पास। तो इसको कुछ ये इस तरीके से समझा जा सकता है, कुछ इजी वर्ड्स में, सही। अब मेरे पास एक बिल्डिंग है, सही, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे टाइप करके भी दिखा देता हूँ, सही। ये एक बिल्डिंग है जो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही। अब इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किस तरह किया जाता है, सही। इसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए एक हमारे पास रूल होता है, एक हमें वो दी होती है, ब्लूप्रिंट दिया होता है और स्टेप बाय स्टेप इसका क्रिएट किया जाता है। मतलब पहले ग्राउंड लेवल, उसके बाद उसका वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर वो क्रिएट किया जाता है, सही। और साथ में इसमें कितने पिलर लगेंगे, कहाँ पार्किंग कितनी बनेगी, किस हिसाब से बनेगा, वो सारे हम एक कैलकुलेशन करके उसके बाद इस बिल्डिंग को बनाना शुरू करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं से बंदा हमने ला के खड़ा कर दिया, उसको बोला हमने इतने पैसे दिए भाई, हाँ भाई बिल्डिंग खड़ी कर दो। इस तरह बिल्डिंग खड़ी नहीं की जा सकती, सही। तो ऑब्जेक्ट भी इस तरह क्रिएट नहीं किया जा सकता जब तक हम उसको कुछ फंक्शंस नहीं दिए दें, प्रॉपर फंक्शंस नहीं दे दें उसको, सही। अब बात करते हैं क्लास। अब ऑब्जेक्ट को गाइडेंस कहाँ से मिलती है, सही। एक ऑब्जेक्ट को हमारा जो हम ले रहे हैं वो गाइडेंस कहाँ से मिलती है, फंक्शन से मिल रही होती है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट गाइडेंस मिलती है वो ब्लूप्रिंट वगैरह पे, ये ब्लूप्रिंट एक तरीकाकार होता है जो कि उसको डिफाइन करता है भाई ये कहाँ पे किस तरीके से और उसकी कितनी हाइट वेट वगैरह ब्लूप्रिंट पे और सब कुछ दिया हुआ होता है, सही है। तो ये हमारे पास एक क्लास कहलाती है, सही। ब्लूप्रिंट एक क्लास है, सही, जो कि ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में हमें हेल्प देती है क्लास, सही। तो हम डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं एक ही प्रोजेक्ट में। अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो आप मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं। अगर आप कोई एक छोटा प्रोग्राम बनाना है तो उसमें एक क्लास भी बन सकती है, सही। तो आगे बात करते हैं हम। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे टेक्स्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी पूछ सकते हैं। आप कुछ चीज़ समझ में नहीं आई क्योंकि मेरा ये स्टार्टिंग है तो अटक रहा होता हूँ बीच में। तो अब हम शुरू करते हैं। अपना नेटबिंस हम ओपन कर लेते हैं।
उससे एक प्रोग्राम बना लेते हैं। सही, सिंपल। तो नेट भी ओपन करने के बाद न्यू न्यू में आने के बाद मैं ज़्यादातर जावा विद एंड के साथ काम करता हूँ। फिर नेक्स्ट जावा एप्लीकेशन को सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने कोई भी नाम दे दिया। जावा फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक, मैंने एक नाम दे दिया जावा फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से। फिनिश कर दिया मैंने। अब नेट बीन्स भी हमें ये क्रिएट करके दे देता है। सही है, स्टार्टिंग पॉइंट वगैरह में एक पब्लिक क्लास वगैरह ये क्रिएट करके हमें दे देता है। सही। अब बात करते हैं कि हमारे पास ये पब्लिक कीवर्ड क्या है। क्लास की तो बात कर चुके हैं हम लोग के, ये एक हमें फंक्शन डिफाइन कर रहा होता है ऑब्जेक्ट को कि कौन सा काम किस तरीके से कहाँ पे करना होता है। सही, ये सारा क्लास डिफाइन कर रही होती है ऑब्जेक्ट को। सही। अब हम बात करें पब्लिक स्टैटिक वॉइड और आर्ग्यूमेंट फंक्शंस के बारे में, जो कि मेन में है। सही। आज अब हम इनके बारे में बात करें, और इनको हम लोग कहते हैं कमांड लाइन फंक्शन। इस स्ट्रिंग जो आर्ग्यूमेंट दी हुई एरे दिया हुआ है, इसको कहते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। सही में हम लोग जो कमांड के थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जो आर्ग्यूमेंट पेश दे रहे होते हैं प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले। सही, तो इसको हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो इससे बात करते हैं, पहले इन बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं कि पब्लिक क्या है। अगर आप खुद दिमाग दिमाग में थोड़ा जोर डालोगे तो पब्लिक का वर्ड समझ में आएगा कि पब्लिक है क्या। पब्लिक हम सब हैं। सही। मतलब अगर एक हुकूमत में नजर डाली जाए तो उसमें होता है क्या है, गवर्नमेंट, पब्लिक। सही। अब पब्लिक क्या होती है, जो वहाँ की आवाम होती है। अब इस कीवर्ड का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हो कि पब्लिक का यहाँ पे मतलब ये है कि इस क्लास को कोई भी यहाँ पे जितने भी बंदे इसके अंदर हैं या इससे बाहर हैं, वो सब यूज़ कर सकते हैं। सही। अगर हमने यहाँ पे कुछ ही फंक्शंस दिए हुए हैं तो वो भी इस क्लास को एक्सेस कर सकता है। सही है। या हमने कोई दूसरी क्लासेस बनाई हैं तो वो भी इस क्लास को एक्सेस कर सकती है। सही, दूसरी क्लासेस भी इस क्लास को एक्सेस कर सकती है। इसलिए हमने पब्लिक यहाँ पे कीवर्ड दिया हुआ है। मतलब ये कि ये सबके लिए है। सही। अब बात करते हैं कि स्टैटिक स्टैटिक कीवर्ड है क्या और ये काम क्या कर रहा होता है। स्टैटिक बेसिकली एक कीवर्ड है जो कि हमें ऑब्जेक्ट ये डायरेक्ट कंपाइलर के थ्रू कॉल किया जाता है। सही है? अगर कंपाइलर ने कहीं पर स्टैटिक वर्ड पढ़ लिया तो ये डायरेक्ट कॉल करेगा उस फंक्शन को, जो जिस फंक्शन के पास हमने स्टैटिक लगाया होगा उस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करेगा, बगैर किसी क्लास के अंदर है तो बगैर किसी ऑब्जेक्ट के। क्योंकि जब क्लास हमने बनाई तो उसको डिफाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक। अगर हम इस तरह कीवर्ड दे देते हैं तो ये बगैर ऑब्जेक्ट के क्रिएट किए हम क्लास इसको रीड करवा सकते हैं कमांड प्रमोट के कंपाइलर के थ्रू। सही। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है ये कि किस तरीके से काम कर रहा होता है ये स्टैटिक कीवर्ड। सही है। अब स्टैटिक कीवर्ड इसने कंपाइलर में ये होता है कि स्टैटिक कीवर्ड कहीं पे इसने रीड किया। सही है। तो वो इस प्रोग्राम को इस तरीके से समझो कि वो इस प्रोग्राम को निकाल के सबसे टॉप पे रख देता है। सही है। कहीं पे स्टैटिक कीवर्ड आने के बाद उस प्रोग्राम को निकाल के सबसे टॉप पे रख देता है और सबसे पहले उसको पढ़ता है। मैं उसके अंदर जो जो फंक्शंस कोड किए हुए उसको पढ़ता है। सही। तो मेन हमेशा हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक होता है क्योंकि मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जहाँ से हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे होते हैं। सही। ये बात समझ में आई। अब बिल्कुल इजी वर्ड्स में मैंने समझाया है। सही। और वही तो आपको बताइए डेटा टाइप है कि हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता। सी++ पढ़ चुके हो तो उसमें हमने ये डिटेल में पढ़ा था कि वॉइड इंट और फ्लोट वगैरह हमारे पास डेटा टाइप हैं। सही। तो यहाँ मेन का जो डेटा टाइप है वो वॉइड है, मतलब कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं करता। अब बात करते हैं कमांड आर्ग्यूमेंट की। इस पर कुछ परफॉर्म करके मैं दिखा भी देता हूँ कि नेटबीन्स पे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट किस तरह परफॉर्म किए जाते हैं। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। सही है।
अब कमांड लाइन आर्गुमेंट यहाँ पे है क्या? ये हमारे पास जो स्ट्रिंग आर्गुमेंट दिया हुआ है, ये बेसिकली हमें सी प्लस प्लस में भी होते हैं हमारे पास मेन के अंदर, लेकिन हम लोग वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे होते हैं उनको, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है, भले आप इसको यूज़ करें नहीं करें, जावा के अंदर उसको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये इसका सिंटैक्स है। अगर ये नहीं लिखोगे तो एरर जनरेट होगा। सही। तो अब इसके थ्रू किस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसको अब देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने जितने भी कॉन्सेप्ट से छोटे मोटे वो हमने क्लियर कर दिए। पैकेजेस पे अभी बात नहीं करते। पैकेजेस से वो इतना बता देता हूँ, पैकेजेस जो होते हैं वो हमारे पास कुछ किस्म की क्लासेस होती है जो कि जावा कंपाइलर में डिफाइन की जाती है, जावा प्रोग्राम में डिफाइन होती है। उसको यूज़ करते हुए हम कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं। सही। वो भी कुछ क्लास टाइप्स की होती है, तो उनको एक्सेस करने के लिए हमें वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ते हैं उनके लिए। सही। बस एक छोटी सी डेफिनेशन फिलहाल याद रखो पैकेज पैकेज के ऊपर। पैकेज के बाद हम जब आगे डिटेल में जाएंगे तब हम वहाँ पे पैकेज को भी क्लियर कर देंगे कि पैकेज होता क्या है। सही। अब बात करके हम कमांड लाइन आर्गुमेंट को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं और उसकी वैल्यू ले सकते हैं नेटबीन्स पर। सही। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एस ओ यू टी सिस्टम आउट प्रिंट एलन, ये एक प्रिंटफ की तरह काम कर रहा था। अगर सी पढ़ चुके तो प्रिंटफ के लिए काम कर रहा था। अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी तो ये सी आउट का काम कर रहा था। मैं कंसोल पर प्रिंट करवाता है हमें। सही। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए आर जी एस, ये जो वैल्यू हमें दी हुई है ए आर जी एस सी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है वेरिएबल। और इसका इंडेक्स मैंने ज़ीरो कर दिया कि मेरे को इसके ज़ीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी मुझे वो चाहिए। दूसरा मैंने यहाँ पे दिया सिस्टम आउट डॉट प्रिंटल, और यहाँ पे दे रहा हूँ ए आर जी एस के अंदर इंडेक्स वन के, इसके इंडेक्स वन पे जो वैल्यू होगी मुझे वो चाहिए। तो अब ये प्रिंट किस तरह होगा, इसके ऊपर किस तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं, वो इस तरीके से करा सकते हैं कि यहाँ पे जावा का आपने प्रोग्राम जो बनाया है उस पर जाके राइट क्लिक किया। सही। सोर्स फाइल। सही। सोर्स फाइल पैकेज पे राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ये रन आ रहा होता है। यहाँ पर मैं एक बार फिर इसको ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि ये समझ में आए। हमारे पास ये फाइल जिस फोल्डर के अंदर होता है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, ये रहा। सही। ये सोर्स पैकेज हमारे पास होता है, हमारे एक जिसके अंदर फोल्डर बना होता है, जिसके अंदर हमारे पास जावा की फाइल और उसके फोल्डर का नाम होता है। ठीक। तो इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आता है, तो प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास रन का एक ऑप्शन आ रहा होता है, ये रन का, इसके ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट्स। तो ये रन टाइम आर्गुमेंट जो हम इसको पास करेंगे वो है। तो यहाँ पास में कर रहा हूँ हेलो, और नाम मैंने दे दिया। ओके। सही। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के दो तरीके, या तो आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं, डायरेक्ट F6 क्लिक करके रन कर सकते हैं। मैं F6 से कर रहा हूँ, ये रन हो गया। और यहाँ पे देख सकते हो आप हेलो अब मेरे पास रन होके आ गया। सही। आर्ग्यूमेंट ज़ीरो, सही, मतलब मेरा इंडेक्स ज़ीरो पे हेलो और इंडेक्स वन पर आफाक। सही। ये मेरे पास प्रिंट होकर आ गया। अब बात करते हैं आगे कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि हम अगर इसको कहीं पे कंडीशन पे यूज़ करना हो तो वो कंडीशन में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं कंडीशन में यूज़, लेकिन उसके लिए एक तरीका का है। सही। हम स्ट्रिंग में काफ़ी चीज़ें आगे जाके पढ़ेंगे। सही। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर ये करना हो तो इफ की कंडीशन हम लोग देते हैं इक्वल इक्वल्स टू। सही। तो यहाँ पे देंगे दो इक्वल का जो भी हमारे पास स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल ए आर जी एस, तो उसके आगे और इंडेक्स का जो इंडेक्स हमें चाहिए इंडेक्स ज़ीरो, उसके साथ हम इक्वल का दे देंगे। सही। इक्वल के अंदर जो हमें इसकी इक्वेशन चाहिए होगी वो हम उसको देंगे। फॉर एग्जांपल इफ ए आर जी एस
इंडेक्स जीरो डॉट। तो मेरे पास कितने सारे ऑप्शन आ गए, ब्लैंक, एम्पटी वगैरह वगैरह। तो मुझे चाहिए इक्वल का ऑप्शन। तो देखते हैं इक्वल, ये आ रहा है मेरे पास इक्वल से, इसको मैंने क्लिक कर दिया, डबल क्लिक। और आर्गुमेंट की जगह मैं यहाँ पे देता हूँ हेलो वर्ड के, HELL और हेलो। देन ये क्या काम करेगा, देन इसको काम करना ये है कि ये सिस्टम आउट करे हाय हाउ आर यू, ये प्रिंट करे। सही, क्वेश्चन मार्क मैंने दे दिया। अगर ये नहीं हो तो क्या करे, एल्स, इस एल्स की कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। ये तो इसको समझाने की हमें नियम है, इसको समझाने के लिए एल्स है क्या। तो बेसिकली इस स्टार्टिंग प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग कि कमांड लाइन को समझ सके कि कमांड लाइन है क्या हमारे पास, तो किस तरीके से हम लोग इसको कंडीशन में यूज कर सकते हैं। SOUT सिस्टम आउट डॉट प्रिंटल बाय। सही, एल्स के बाद वो मुझे बाय शो करे एल्स में। अब चेक करते हैं कि क्या आता है। सही, यहाँ पे आ गया हेलो अफवाक हाउ आर हाय हाउ आर यू, मतलब इसने मेरी इफ की कंडीशन पढ़ ली। यहाँ पे अभी इफ की कंडीशन तो रन हो रही है। सही। अब एक छोटा चेंज करते हैं जो कि हम C++ में पढ़ चुके होते हैं कि यहाँ पे इक्वल इक्वल्स टू हम करते हैं डबल के साइन में। सही, इस तरीके से हम लोग इक्वल इक्वल्स टू कर रहे होते हैं। ठीक। अब इसको चेक करते हैं, हालांकि इसमें कोई फर्क नहीं है, उसमें उसमें इतना ज़्यादा फर्क है ही नहीं। अब इसको रन करके चेक करते हैं क्या क्या आ रहा है, बाय आ रहा है। मतलब ये कि अगर हम इसको इक्वल इक्वल्स टू को हम अगर यूज़ करते हैं इफ कंडीशन में, तो वो इसको रीड नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग पास की हुई है और यहाँ पर इसमें डिफाइन हुआ है कि स्ट्रिंग के साथ दो इक्वल्स आएगा। सही, ये प्री डिफाइन है। तो यहाँ पे भी ये मुझे वार्निंग दे रहा है, ये लो लाइन का मतलब वार्निंग है कि वार्निंग दे रहा है कि यहाँ पे कुछ मेरी मिस्टेक्स है। दे, अब येलो लाइन का मतलब यहाँ पे लॉजिकल एरर है, मतलब ये मेरे पास लॉजिकल भी एरर बन रहा है। सही है, यहाँ पे मुझे दो इक्वल यूज़ करना है। सही, इक्वल इक्वल का साइन यूज नहीं करना, डबल इक्वल का साइन, जो कि हम C++ में करते हैं। अब एक कमाल की चीज देखो, अगर मैंने ये कर दिया इंट, सॉरी, स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू हेलो स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू हेलो। सही, दोनों मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग्स दे दी, तो ये इनिशियलाइज कर ली। अब मैं इसकी जगह करता हूँ यहाँ पर S1 एंड S2। भाई, मुझे वार्निंग अभी भी दे रहा है, लेकिन चेक करते हैं रन करके क्या होता है। ये रन कर दिया, हाय हाउ आर यू, मुझे दे रहा है। ये क्यों दे रहा है, यहाँ पे कोई गलती की है या मैंने पहले पिछले जो मैंने दिया था उसमें कोई गलती थी। ना इसमें गलती है ना उसमें गलती थी। अब मसला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि अगर हम कोई भी चीज़ किसी से यूज़र से इनपुट लेते हैं जावा में स्ट्रिंग, तो वो इफ की कंडीशन में इक्वल टू के साइन के साथ यूज़ नहीं हो सकती। सही है? वो एक लॉजिकल एरर देगा। सही है? तो इसको यूज़ करने के लिए हम लोग दो इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, दो।
और इक्वल का साइन यूज करने के बाद ब्रैकेट में वो आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं जो हमें उसको पास करने होते हैं। ठीक। स्ट्रिंग को पढ़ने का ये एक बेस्ट तरीका है पास से जावा के अंदर। अगर जावा में आप किसी कंडीशन में यूज़ कर रहे हो तो ये एक बेस्ट तरीका है जावा में। तो जावा में ये पहले प्री डिफाइंड है कि स्ट्रिंग को इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक। और आज के लिए बस इतना ही। कुछ मेन चीज़ें हमने यहाँ देखी। जैसे कि हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट से किस तरीके से हम लोग इनपुट ले सकते हैं। बस आज हमने ये थोड़ा बहुत सीखा है और जावा का थोड़ा इंट्रो लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जाएंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ जाऊंगा मैं। शुक्रिया।